मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग को पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीका से चल रहा होगा। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नेम होगा इनकम टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। आज हम लोग समझेंगे हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किस तरह होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का हम लोग वैल्यूशन कैसे करते हैं, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, उस पर आज हम लोग जिक्र करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं। तो देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह से हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं, देखेंगे। और ये जो फॉर्मेट होगा इसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दी असेसमेंट ईयर लिखा जाता है, शायद आप लोगों को जानकारी होगा ही। इसमें लिखा जाता पार्टिकुलर्स और यहाँ पे लिखा जाएगा अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसका फॉर्मेट होता है अपना। इसी फॉर्मेट के जरिए हम लोग कंप्यूट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज का जो भी इनकम होती है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसको लिखते हैं, उसमें से लेस करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपको लेस किया जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस करेंगे यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड। हमेशा याद रखेंगे ये पेड बाय ओनर होगा तो आपको लेस होगा, अदरवाइज टेनेंट करेगा तो लेस नहीं होगा, ठीक है ना। इसको बोला जाता है एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस किया जाएगा म्युनिसिपल टैक्स पेड और ये होगा एनुअल वैल्यू होगा, ठीक है। अब इस एनुअल वैल्यू से हम लोग लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, यानी कि धारा 24 के अकॉर्डिंग हम लोग लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन में पहला होगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है। दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन, इन दोनों को हम लोग लेस करेंगे, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या समझे? इसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब अपने लोग को समझना क्या है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम लोग कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या होती है। स्टेप 1 में ग्रॉस जीएवी कहां से समझेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू होगा ए में एक्चुअल रेंट, ठीक ना, और दूसरा एक्सपेक्टेड एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हाई, जो दोनों में बड़ा होगा, ठीक ना, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या समझे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट जो दोनों में बड़ा होगा उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है।
अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में अब रहा है एक और अनदर एक टर्म आ जाती है एक्सपेक्टेड रेंट। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो इसके लिए दूसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं। स्टेप 2 में अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्या चीज? हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होगा वो यहाँ पे समझते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू होगा म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, और बी में होगा फेयर म्युनिसिपल वैल्यू फॉर फेयर रेंट विच एवर इज हाई, whichever is high but up to standard रेंट। ठीक ना? क्या समझे? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विचेवर इज हाई बट अप टू क्या होगा? स्टैंडर्ड रेंट। मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट गवर्नमेंट इसको डिटरमिन कर रखता है, जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, जो मेट्रो सिटी में अक्सर है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, यहाँ पे ये सब अप्लाई है इस रेंट कंट्रोल एक्ट। समझ गए ना? तो अब इन दोनों में जो बड़ा होगा, ठीक ना, हम इसको मानेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल से कंपेरिजन करके हम लोग ग्रॉस वैल्यू का कंप्यूटेशन कर लेते हैं। ठीक ना? फिर याद रखेंगे नोट, यदि हाउस, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, ठीक है, अगर हाउस वैकेंट हो, हाउस प्रॉपर्टी यदि वैकेंट हो, उस सिचुएशंस में क्या करते हैं कि जो मेरा एक्चुअल रेंट होता है उसी रेंट को हम लोग मानते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक ना? तो क्या समझे? इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, in case of vacant house, in case of vacant house property, ठीक ना? vacant house properties के केस में क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू होगा एक्चुअल रेंट। जो एक्चुअल रेंट होगा वो आपको क्या माना जाएगा? ग्रॉस एनुअल रेंट। और ये मैंने जो कैलकुलेशन करने का फॉर्मेट बताया हूं हाउस प्रॉपर्टीज में, तो ये हमेशा याद रखेंगे किस हाउस के लिए है, तो हमेशा याद रखेंगे लेट आउट का मतलब ये होती है जो घर का, जो हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन होते हैं, कुछ पोर्शन लेट आउट होते हैं और हो सकता है तो उसमें कुछ पोर्शन आपको सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकती है। लेट आउट का मतलब होती है जिस हाउस प्रॉपर्टी का जिस पोर्शन को आपने उसको किराया पर दे रखा है उसको बोला जाता है, उस पोर्शन को बोला जाता है लेट आउट हाउस। कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें खुद रहता है ओनर, उसको बोला जाता है सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये सारे छोटे छोटे टर्म हम लोग को याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में हाउस प्रॉपर्टी में कितना हो सकता है मैक्सिमम इनकम, तो हमेशा याद रखेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में या तो माइनस होगा और नहीं तो क्या होगा? जीरो उसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा। क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड में तो आपको रेंट आएगा ही नहीं, तो इनकम होगा कैसे? तो देखिए सेल्फ ऑक्युपाइड का केस में क्या होगा? दूसरा वो था इनकम फ्रॉम एचपी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी। अगर इस केसेस में अगर अपने लोगों को कंप्यूटेशन करने की आवश्यकता पड़ा तो हम लोग कुछ इस तरह से कंप्यूट करेंगे। पहला क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहाँ पे क्या होती है? जीरो होती है, मतलब नील होगा। हमेशा याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड, यहाँ मैं लिख देता हूं सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होगा? यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू अपने लोग को नील होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो रेंट आने को है नहीं, लेस होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन।
कितना होता है अप टू 2 लाख। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। तो ये जब भी होगा तो यहाँ पे जो भी निकल के आएगा इसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमेशा याद रखेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑलवेज नील होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल एंड तो आने को है नहीं। तो हम लोग यदि ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन करेंगे तो क्या होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा हमेशा नील होगा अर्थात जीरो कर सकते हैं। फिर क्या होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब ये कि आपने हाउस प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए या परचेज करने के लिए हमेशा याद रखिए जो लोन जो आपको अलाउड होगा, कौन सा लोन, जो लोन आपने घर को या तो बनवाने के लिए या तो हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या हाउस प्रॉपर्टी को रिनोवेशन करने के लिए या आप उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए यदि आप लोन ले रखते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेंगे वो आपको अंडर सेक्शन 24 बी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ए बी कर सकते हैं, इसको बी बोला जाता है। ठीक है, ये इसको मैं बोल सकता हूँ और बी। ठीक, अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24 बी के अकॉर्डिंग। ठीक ना, हमेशा याद रखेंगे। ये भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होती है हाउस प्रॉपर्टी का किस सेक्शन के अकॉर्डिंग इसको अलाउड होती है, तो हमेशा याद रखें अंडर सेक्शन 24 बी के अकॉर्डिंग। लेकिन वही जो आप लोन लेते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट या लोन का जो इंस्टॉलमेंट होती है जिसका आप रीपेमेंट करते हो बैंकिंग कंपनी को या जहां जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले रखते हो उस लोन का डिडक्शन कहां पे जाकर मिलेगा, तो हमेशा याद रखेंगे वो मिलता है अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। ठीक ना, अंडर सेक्शन 80C आप पढ़े होंगे जहां पर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप यदि कोई लोन ले रखे हो हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन परचेज करने के लिए उसका प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट या उसका लोन का इंस्टॉलमेंट वगैरह जो होती है अंडर सेक्शन 80C में मिलती है। ठीक ना, तो या सुकन्या समृद्धि स्कीम में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो भी आपको मिलती है, या तो म्यूचुअल फंड परचेज कर लेते हो या ये होती है, या आप ट्यूशन फी पेमेंट करते हो। इन तमाम प्रकार का जो आती है खर्चा, ठीक है, सब तो सब 80C के अकॉर्डिंग आपको डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो अब रहा क्या, यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन लोन में प्रश्न ये आती है क्या किसी प्रकार के लोन अलाउड है, उस पर इंटरेस्ट नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अलाउड होगा ये इस पर्पज से। कौन सा पर्पज होनी चाहिए, लोन जो होगा आपको लोन फॉर क्या चीज, परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या तो हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए है, दूसरा कंस्ट्रक्शन के लिए हो आप कंस्ट्रक्शन के लिए या रिनोवेशन के लिए हो, रिनोवेशन के लिए आप लिए हो लोन, या आपने लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी को रिपेयर्स के लिए, रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को रिपेयर्स के लिए। ठीक ना, मैं इसको डालता हूं ताकि आप लोगों को दिखने की दिक्कत नहीं। रिनोवेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक ना, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। लोन जो आप ले रखे हो ये 4 पर्पस के लिए होनी चाहिए, तभी उसका इंटरेस्ट का अमाउंट जो है आपको अंडर सेक्शन 24 बी के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा अलाउड होगी, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं होगा, उसको डिसअलाउड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर देगा। तो आई होप आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज में बेसिक चीज आपने समझा। और तो इस तरह से आज जो थी हम लोग का मेन मोटिव क्या थी, बेसिक चीज समझाने का, तो आपने इस क्लास के जरिए बेसिक चीज समझ गया। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।